हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड कंसेप्ट। आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। सीटेट का जो ईवीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पहला लेसन आज पढ़ेंगे और बहुत ही दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वही फैक्ट हैं जो सभी फैक्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं या हमेशा आते रहते हैं। तो आज पहला लेसन है इसका, परिवार की अवधारणा और आपसी संबंध। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे वो एक बार उस पर नज़र डाल देते हैं कि पहला है परिवार क्या होता है। तो ये पढ़ेंगे परिवार क्या है, परिवार में संबंधों का क्या महत्व है ये भी पढ़ेंगे। माता पिता अभिभावकों की बच्चों के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है कि समाज में लड़कियों एवं महिलाओं का क्या दर्जा है और उस दर्जे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनका स्थान समाज में अहम है और उस स्थान को कैसे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं ये पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि समाज में बुजुर्गों और शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, ये सब पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी फैक्ट हैं वो आते रहते हैं और ये 100% श्योर है कि दोस्तों अगर आप ये सारे वीडियो देख लेंगे तो एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। तो परिवारों के संबंध का महत्व है वो भी पढ़ेंगे हम। माता पिता और अभिभावकों की बच्चों के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये पढ़ेंगे। समाज में लड़कियों और महिलाओं का क्या दर्जा है ये पढ़ेंगे। समाज में बुजुर्ग और शारीरिक मानसिक ये सब पढ़ेंगे। तो इस तरह के पाठ में हम जानेंगे परिवार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार होता क्या है। तो परिवार समाज की एक सबसे छोटी इकाई है। समाज में अगर कहीं से शुरुआत होती है तो वो परिवार से होती है। बच्चे का समाज से घुलना मिलना शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार, यानी उसका जो बेसिक स्कूल है वो समाज है। सुखी और शांत परिवारों में समाज खुशहाल बनता है। अगर परिवार सुखी होंगे तो समाज भी खुशहाल होगा। परिवार में आमतौर से पति पत्नी होते हैं, उनमें ही परिवार बढ़ता है। पति पत्नी, उसके बाद उनके बच्चे, उनके माता पिता, यानी सब कुछ जो रिलेशन है वो पति पत्नी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। परिवार में 3 या 4 पीढ़ी के लोग भी होते हैं। परिवार में बच्चों की पहली, जैसा कि मैंने बताया कि परिवार बच्चों की पहली पाठशाला है और यहीं से वे अच्छी या बुरी आदतें सीखते हैं और यहीं से उनमें धार्मिक आस्था तथा कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पसंद करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या उनकी रुचियां हैं वो बनती हैं। जैसे फैमिली मेंबर होते हैं और उन्हीं से उनमें कुछ आदतें आती हैं। पुश्तैनी धंधे का विकास भी होता है। जैसे पापा का कुछ धंधा है तो वही बच्चे करेंगे, ठीक है। टीचर है तो वो उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं टीचिंग की ओर रुझान रहता है। एक्टर है तो उनका बच्चा भी एक्टिंग की ओर रुझान रहता है। ये कहीं ना कहीं जेनेटिक उनमें आता है, आदतें आती हैं। तो परिवार मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। तो जब कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं उसको तो हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। जब केवल माता पिता और उनके बच्चे, ये होता है आपका एकल परिवार। संयुक्त परिवार मैंने बताया कि जहाँ कई पीढ़ी के लोग रहते हैं और एकल परिवार में जहाँ माता पिता और उनके बच्चे। तो ये 2 फोटो दिए हैं, 2 इमेजेस हैं। इनमें आप, एक में संयुक्त परिवार है और एक में एकल परिवार है। तो संयुक्त परिवार में देखो दादा हैं, दादी हैं और पापा मम्मी, चाचा चाची और उनके बच्चे भी हैं। एकल परिवार में वहीं केवल माता पिता और उनके 2 बच्चे। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें एकल परिवार का जन्म कैसे होता है? एकल परिवार का जन्म ऐसे होता है, जैसे मान लिया कोई संयुक्त परिवार है, अब उसमें से कुछ सदस्य जॉब के लिए या कहीं दूसरी सिटी में शिफ्ट हुए तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार से ही एकल परिवार का क्या होता है? जन्म होता है। इससे एकल परिवार का जन्म, एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, रेखा नाम की एक लड़की है जो पहले संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, जैसे कि जनरली सब सदस्य होते हैं, उनके बच्चे, बुआ वो सभी रहते हैं। दादाजी जो हैं उसके परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं जिनको सभी मानते हैं। ज़्यादातर फैसले भी वही करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं।
इसलिए किसी पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो कौन है? उनके दादाजी हैं, वही मुखिया है घर के। सारा जो घर की व्यवस्था है उसकी देखरेख कौन करता है? दादाजी, उन्हीं को करनी होती है। जैसे रसोई का खर्च, त्योहार का खर्च आदि सब सम्मिलित होता है। जमीन जायदाद भी संयुक्त है, परिवार के सभी सदस्य उसके मालिक हैं और पूरे परिवार को किसी एक व्यक्ति के कल्याण से ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी पूरे परिवार की ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है, सभी का ख्याल रखा जाता है, ना कि किसी एक परिवार एक एक व्यक्ति विशेष पर। अब रेखा की शादी हो गई। अब एकल परिवार कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया। अब रेखा की शादी हुई, रेखा शहर में शिफ्ट हो गई, वहाँ उसका पति जॉब करता है, दफ्तर में काम करता है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो रेखा घर में काम संभालती है और रोजमर्रा की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे वो दोनों अकेले ही जूझते हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चों से भी राय ले लेते हैं, जो बच्चों की राय लेने लायक बातें होती हैं उनमें। लेकिन परेशानी यह है कि अचानक जरूरत पड़ने पर मदद के लिए कोई मौजूद नहीं होता, वहां स्वयं उन्हें ही करना पड़ता है। जैसे कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि और भी सदस्य होते हैं, अगर कोई बीमार है या किसी को कोई आवश्यकता है तो 4 लोग और भी खड़े होते हैं। लेकिन एकल परिवार में ये सब नहीं होता, वहाँ 2 ही लोग प्रमुख हैं। अब बच्चों से तो ज़्यादा जिम्मेदारी अपन नहीं ले सकते, तो माँ बाप हैं, जो सारा बर्डन होता है जो फैमिली का उन्हीं के ऊपर होता है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में एक रिलीफ का काम करती है कि वहाँ कोई छोटी मोटी समस्या है तो सभी लोग मिलजुल के उसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। अब क्या क्या है इसमें जो पॉइंट है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार में आमतौर पर पति पत्नी होते हैं, 3-4 पीढ़ी के लोग भी परिवार में होते हैं। परिवार से ही मनुष्य में अच्छी या बुरी आदतें, रुचियां विकसित होती हैं। परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया, संयुक्त परिवार और एकल। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब आगे इसमें से क्या क्या सीखा, तो परिवार कितनी तरह के होते हैं वो हमने सीखा। मेनली 2 तरह के होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। संयुक्त परिवार के फैसले कौन लेता है? तो उनके मुखिया जो होते हैं, दादाजी, वो उनके फैसले लेते हैं। एकल परिवार की एक कमी बताइए, तो एक कमी यही है कि उन्हें जो भी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण उन्हें खुद ही करना पड़ता है। बस ये समस्याएं, लोगों की कमी होती है, बस ये। अब संबंधों के क्या क्या महत्व है, परिवार में संबंधों का क्या महत्व है? तो परिवार संयुक्त हो या एकल, परिवार के सदस्य एक साथ रहें या अलग अलग, उनमें आपसी संबंध हमेशा बने रहते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वे एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। कहीं ना कहीं मम्मी पापा अपने बच्चों की, साथ में भाई के बच्चों की भी, ये कहीं ना कहीं उनमें जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार के संबंध मजबूत हों तो परिवार सुखी और सुरक्षित रहता है। परिवार के संबंध तभी मजबूत होते हैं जब क्या क्या कंडीशंस हैं, कब वो मजबूत होते हैं? तो पहले हर सदस्य है वो परिवार के अन्य सदस्यों का आदर करे, कहीं ना कहीं उनके बीच में रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। हर सदस्य दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार होना चाहिए और एक दूसरे की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये सब। दूसरा, एक सदस्य दूसरे सदस्य की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, यानी लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसी उल फजूल जो बातें हैं वो ना हो, आपस में सम्मान से बातें करें, सभी एक दूसरे की मदद करें और मदद के लिए तत्पर रहें। जहां भी जरूरत पड़े किसी एक या दूसरे सदस्य को, लड़ने झगड़ने के बजाय बातचीत द्वारा आपसी मनमुटाव दूर करें, यानी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें मनमुटाव को दूर करने चाहिए। अब माता पिता की क्या क्या जिम्मेदारियां, ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि परिवार में क्या क्या, कितने तरह के परिवार होते हैं, उनमें क्या संबंध होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब माता पिता की अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती, तो अमीर हो या गरीब, बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, वे तरक्की करें और बेहतर जीवन बिताएं। इसके लिए जरूरी है कि उनका बच्चा, क्या क्या जरूरी है कि बच्चा स्वस्थ हो, शिक्षित हो, होनहार हो, समझदार बने, तो वह अच्छे संस्कार हों और अच्छी आदतें सीखे, तभी उसका उज्जवल भविष्य होता है। तो जब बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा तो कहीं ना कहीं माता पिता भी खुश होते हैं। तो बच्चों की परवरिश के लिहाज से उनकी उम्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ थोड़ा बाल विकास का भी एक पॉइंट है कि उम्र के हिसाब से बच्चों के 3 पड़ाव माने जाते हैं। पहला, जन्म से 6 साल तक, दूसरा 6 से 12 साल तक, तीसरा 12 से 18 साल तक। तो हर उम्र में बच्चों की समस्याएं और हल अलग अलग होते हैं।
बचपन में उसकी ख्वाहिशें कुछ और होती हैं, उनको अपन किसी और तरीके से हल कर सकते हैं। थोड़ा वो बड़ा हुआ तो उसकी कुछ और आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ बढ़ी। तो उन हर उम्र के साथ उनकी समस्याएँ और उनके निराकरण भी अलग-अलग होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जीरो मतलब जन्म से 6 साल तक के बच्चों की। तो जन्म से 6 साल तक की जो उम्र है वो बहुत ख़ास है। इस उम्र में बच्चा जो सीखता है वह जीवन भर उसी पर चलता है। इसीलिए इस उम्र में उसे अच्छी आदतें और संस्कार सिखाने की ज़रूरत है। और इस उम्र में बच्चे दादा-दादी के यहाँ कहानियाँ अक्सर ज़्यादा सुनते हैं और इस टाइम पर उनके अंदर ज़्यादा विकास होता है और चीज़ों को बहुत जल्दी वो ग्रहण करते हैं। जन्म से 6 साल तक हर उम्र का बच्चा अभिभावकों के बर्ताव की नकल करता है। जैसे दादा-दादी की नकल करेगा, मम्मी-पापा की नकल करेगा, जो भी घर के परिवार के सदस्य होंगे, आस-पड़ोस के भी जो ज़्यादा उसके नज़दीक होंगे, उसके व्यवहार की वो नकल करेंगे। जैसे झूठ बोलना गलत है, खुद भी झूठ ना बोलें, ये सारी आदतें उसमें डेवलप हो जाती हैं। अगर माँ-बाप झूठ बोलेंगे तो बच्चों में भी वो आदतें आ जाएँगी। अगर माँ-बाप अच्छा व्यवहार करेंगे, सच बोलेंगे तो बच्चों में भी वही चीज़ें आती हैं। घर के माहौल का बच्चे पर बहुत असर होता है। घर में लड़ाइयाँ, झगड़ा हों तो बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। माता-पिता के बीच विवाद हो तो बच्चे के समान सामने ना उलझें। मतलब अगर आपस में छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर माँ-बाप कहीं उलझ रहे हैं, तो उसका बच्चों के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसे अगर ऐसी कोई समस्या है भी परिवार में तो हमेशा बच्चों से दूर जाके उनको अकेले में सुलझाएँ, ना कि बच्चे के सामने। बच्चों पर बार-बार हाथ उठाया जाए, इससे भी बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे। उसकी बेइज़्ज़ती महसूस होती है क्योंकि इतना समझने लगता है बच्चा। इससे बच्चा या तो दब्बू या ढीठ बन जाता है। तो अगर ज़्यादा उसको डाँट फटकारने से बच्चा या तो वो दब्बू बन जाएगा, उसके अंदर डर की भावना ज़्यादा विकसित हो जाएगी और या तो उसके अंदर ढीठ हो जाएगा, वो रूड हो जाएगा, मतलब बातें नहीं मानेगा। तो बच्चों को सख्त सज़ा देना भी अच्छा नहीं है। जहाँ तक कोशिश हो बच्चों को समझाएँ, मतलब उनको आराम से प्यार से समझाएँ, ना कि उनको डाँट धमकाएँ। बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चा अगर कुछ करता है तो उसको उस काम के लिए बढ़ावा देने की उसका प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। उसको इनाम दें, तो उसको क्या होगा कि अगर ऐसी आदतें उसके अंदर उसको लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है और वो दोबारा वही चीज़ करने की फिर से प्रयास करेगा। अगर उसको तारीफ़ मिलेगी, उसको इनाम मिलेगी। अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएँ, जैसे कि हमारे महान जो नेता हैं, ग्रेट लीडर हैं, उनके बारे में और रामायण, महाभारत इन सब से जुड़े-जुड़े जो अच्छे जो महापुराण हैं, उनके बारे में उन्हें कहानियाँ सुनाएँ। इसका भी फ़र्क पड़ता है बच्चे को। बच्चे के जन्म से ही उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से उसे टीके लगवाने चाहिए। बच्चा बीमार पड़े तो उसका उचित इलाज ज़रूरी है। बच्चे को उम्र के अनुसार सही भोजन देना चाहिए। यानी जितनी बैलेंस डाइट का विशेष महत्व है इस उम्र में। यह भी देखना चाहिए कि उसका सही विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डेवलप नहीं कर रहा है बच्चे तो डॉक्टर को दिखाएँ, उसकी डाइट को चेंज करें, यानी डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े और खिलौने दें, यानी बच्चे को खुश रखें कहीं न कहीं। लड़का हो या लड़की, दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। खेलने, खाने की उम्र में उनसे मज़दूरी नहीं करानी चाहिए। उन्हें बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। घर में फैसलों में उनकी भी राय लेनी चाहिए, जिससे बच्चा को लगता है कि मम्मी-पापा की नज़र में मेरा कोई महत्व है और बच्चा घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें भी भाग लेता है। उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए, सच बोलना, चोरी ना करना, बड़ों और महिलाओं का आदर करना, अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को समझना। जैसे कि इसमें देखो इमेज में दिखाया गया है, एक संस्कारवान बच्चा है, वो हाथ जोड़ के अपने गुरुजी को प्रणाम कर रहा है। और ज़िम्मेदारियों को समझना, बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हो, एक वहीं दूसरी इमेज में दिखाया गया है कि एक विकलांग बालक बैठा है, तो कहीं न कहीं ऐसे बालकों की ज़िम्मेदारी माँ-बाप पे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अक्षम बालक हैं, कहीं न कहीं उनकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, ऐसे में माता-पिता को मान लेना चाहिए कि बच्चे में कोई कमी है। ऐसा करने से समस्याएँ कम हो जाती हैं। डॉक्टर की सलाह से बच्चों की परेशानियों को कम करने के उपाय किए जा सकते हैं।
उनकी काबिलियत, उन्हें काबिल बनाया जा सकता है। अब देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, तो परिवार की खुशहाली के लिए अच्छे संबंध आवश्यक है। पहली पॉइंट कि परिवार की खुशहाली के लिए क्या अच्छा है, उनकी अच्छे संबंध होने चाहिए। पारिवारिक संबंध मजबूत हों, मतलब जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में अच्छे संबंध हों। परिवार सुखी और सुरक्षित रहता है। माता पिता की जिम्मेदारियां हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, शिक्षित, होनहार, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बने। ये सब उनकी जिम्मेदारी, ये हमने जिम्मेदारियों में पढ़ा। अब क्या क्या इसमें परिवार कब मजबूत बनते हैं, तो मजबूत कब बनते हैं जब उनके बीच में अच्छे संबंध होंगे। माता पिता की 3 जरूरी जिम्मेदारियां क्या हैं, बच्चा उनका होनहार हो, बच्चे की सारी जरूरत पूरी हो, उसको अच्छे संस्कार दें, ये उसकी जरूरत है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें और इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।